नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है, पर भविष्य के बारे में मतलब फ्यूचर के बारे में डिटेल में बताने के लिए बहुत काम का है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि इस टेंस का इस्तेमाल कैसे करें, उन कामों के बारे में बताने के लिए जो भविष्य में किसी समय तक चल रहे होंगे। चलिए इसे खोलकर समझते हैं ना। बिल्कुल। ये टेंस देखिए, ये दिखाता है कि कोई काम भविष्य में शुरू होकर किसी दिए गए समय तक जारी रहेगा, मतलब उस समय पूरा नहीं हुआ होगा। अगर परिभाषा देखें तो ये टेंस भविष्य में किसी निश्चित समय तक चलते रहने वाले कार्य को दर्शाता है, मतलब कॉन्टिन्यूटी पर जोर है। अच्छा, इसकी बनावट मतलब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ी पेचीदा लगती है अक्सर। उसे आसानी से कैसे समझें? हाँ लगती है, पर है काफी सिंपल, घबराए नहीं। देखिए, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन आता है। ओके, विल हैव बीन। हाँ, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर। जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस लें, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर एन आवर। सिंपल। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या विल और हैव के बीच नॉट लगाना है? इसमें लोग काफी गड़बड़ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा, विल नॉट हैव बीन। हाँ, जैसे वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा, यानी ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। और प्रश्न पूछने के लिए बस विल को वाक्य के शुरू में ले आइए। ओके। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। एग्जाम्पल, क्या वे सुबह से इंतजार कर रहे होंगे, यानी विल दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर असल में रोजमर्रा की बातचीत में इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करें, यही बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, मुख्य रूप से 2 स्थितियां हैं जहां ये बहुत यूजफुल है। हाँ। पहली, जब हमें बताना हो कि कोई काम फ्यूचर में किसी खास समय तक चलता आ रहा होगा, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी वो काम जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। अच्छा, जैसे अगले महीने तक वह यहाँ 5 साल से काम कर रही होगी। अंग्रेजी में बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ओके। यहाँ जोर इस बात पर है कि अगले महीने तक काम करते हुए 5 साल हो चुके होंगे और वो तब भी काम कर रही होगी। ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी स्थिति है जब फ्यूचर में किसी समय पर किसी काम की ड्यूरेशन बतानी हो कि वो कितनी देर से चल रहा होगा। अच्छा, मतलब उस वक्त तक कितनी देर हो चुकी होगी। एग्जैक्टली। जैसे शाम 6 बजे तक मैं 4 घंटे से गाड़ी चला रहा हूंगा। ओके। नानी, at 6 p.m. I will have been driving for 4 hours। इसका मतलब है कि शाम 6 बजे गाड़ी चलाने का काम 4 घंटे से जारी होगा। हाँ, और इसमें ये जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, फॉर 2 hours, सिंस मॉर्निंग, बाय द टाइम, ये काफी कॉमन है ना, ये उस ड्यूरेशन को साफ करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक्सप्रेशंस अवधि को एकदम साफ तौर पर बताते हैं। अब एक और चीज जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच का अंतर। यहाँ क्या फर्क है, समझना जरूरी है। ये तो है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, काम भविष्य के उस पॉइंट तक पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा। जैसे मैं शाम 6 बजे तक काम पूरा कर चुका हूंगा। अंग्रेजी में आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय 6 p.m. मतलब काम खत्म, एक्शन फिनिश्ड। ओके, काम पूरा हो चुका होगा। हाँ, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम उस समय भी चल रहा होगा, इट विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस। जैसे शाम 6 बजे मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूंगा, मतलब एट 6 p.m. आई विल हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours। यहां काम पूरा होने पर नहीं, बल्कि उसके जारी रहने की अवधि पर, ड्यूरेशन पर फोकस है। ये बारीकी समझना जरूरी है। सही। तो इसे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए हिंदी स्पीकर्स के लिए कोई खास सलाह, कोई आम गलती जिससे बचा जा सके? जरूर। हिंदी वाक्यों में अक्सर से का प्रयोग होता है, सिंस या फॉर के लिए, इस पर ध्यान दें। हाँ, से। और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द इसकी पहचान है। अच्छा। और सबसे जरूरी, स्ट्रक्चर याद रखें, हमेशा विल हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी रूप ही आएगा। बीन और आईएनजी लगाना ना भूलें। कई बार लोग बीन भूल जाते हैं या आईएनजी लगाना। हाँ, ये आम है। तो संक्षेप में कहें तो
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल भविष्य में किसी तय समय तक जारी रहने वाले काम की अवधि बताने के लिए होता है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह टेंस आपको भविष्य की घटनाओं का ज्यादा सजीव, ज्यादा कंटिन्यूअस पिक्चर बनाने में मदद करता है। आपकी बात ज्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली लगती है। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि अब आप भविष्य की योजनाओं या अंदाजों को ज्यादा डिटेल में ड्यूरेशन के साथ बता सकते हैं। इससे बातचीत और भी प्रिसाइज हो जाती है। बिल्कुल। अब सभी सुनने वालों के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगले साल इस समय तक आप कौन सा नया हुनर, कौन सी नई स्किल सीखते आ रहे होंगे? What new skill will you have been learning by this time next year? इस विचार को अंग्रेजी में इसी टेंस का इस्तेमाल करके बनाने की कोशिश जरूर कीजिए।